हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे चाइनीज सोल्जर की सेकंड सीजन को एक्सप्लेन करेंगे। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट सीजन को नहीं देखा है तो फिर उसे जाके देख लो। मेरे चैनल से ना देखना, मेरी एडवाइस यही रहेगी क्योंकि उस पर यूट्यूब ने कई सारे कट्स लगा दिए हैं, तो स्टोरी थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती है, लेकिन समझने लायक है। चाहो तो देख सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, वीडियो छोड़ के ना जाना, नहीं देखा है तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एपिसोड की शुरुआत ही यूकी से होती है, जो अपने काम काजों में व्यस्त था और हर कोई उसे अपने घर के कपड़े और खाने के बारे में बता के जा रहा था कि वो आज क्या खाएंगे। यूकी का पूरा दिनचर्या बिल्कुल ऐसा ही है। घर के काम करो, जिसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मसाज करो, और अगर टाइम मिले तो फिर क्योका के साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। लेकिन इस बार वो क्योका के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके कुछ करने से पहले ही मातो के अंदर इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। ने अपनी पावर के जरिए चेक करके बताती है कि उनके ही इलाके के अंदर 2 लोग फंस गए हैं और वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। नी की एबिलिटी यही है कि वो यहाँ पे रेडार के तरीके काम करती है और वो पूरी टीम को बता सकती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। उतने में हम लोग मातो के अंदर देखते हैं तो फिर यहाँ पे 2 लोगों के पीछे मातो मॉन्स्टर पड़ गए थे। हालांकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाते उससे पहले यहाँ पे सुसु आती, जिसने शायद से भाई की मूवी देखी थी, इसलिए वो डायरेक्ट मॉन्स्टर को अपनी गाड़ी से ही उड़ा देती है। हिमावरी जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करके हाथ को गन के अंदर बदलती है और सुकी से फाइट करने लगती है। उतने में सभी सुकी आपस में मिलकर एक बड़े सुकी के अंदर बदल जाते हैं, तो सुसु अपनी पैराडाइम शिफ्ट का यूज करते हुए साइज को बड़ा करते और उनके साथ फाइट करने लगती है। उतने में हिमारी उनको लेके यहाँ से निकलने लगती है, तभी एक सुकी उनके ऊपर हमला करता है, तो क्योका यूकी के साथ में आके दूसरे वाले सुकी को भी मार गिराती है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे बिगड़ने लगती है, क्योंकि और भी सुकी आते जा रहे थे, इसलिए स्क्वाड 6 की आजुमा यहाँ पे आती है, जो हिमारी की बड़ी बहन भी है, और साथ ही में सहारा भी आती है, और वो लोग यहाँ पे चीजों को हैंडल कर रहे थे। क्योंकि ये दोनों आए थे तो फिर हमारी प्यारी तनका भी आती है, लेकिन इन तीनों के होते हुए भी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी, क्योंकि और भी सुकी आते जा रहे थे। वहीं पे हम यूकी को देखते हैं, जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए वो भी एक बड़े वाले सुकी के साथ में भिड़ जाता है और अचानक से उसे पावर अप मिलता है, जिसके बाद वो बड़े वाले सुकी और छोटे वाले सुकी को भी मार गिराता है। हालांकि इन्हीं की फाइट के बीच में हम लोग देखते हैं कि यूकी के ऊपर सनी भारी हो रहा था, क्योंकि कोई यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। खैर, यूकी ने स्लेव फॉर्म का यूज किया था, तो रिवॉर्ड की तो बारी आनी ही थी, जो कि यहाँ का मेन पॉइंट है, क्योंकि इसी के ऊपर तो पूरा एनीमे चल रहा है। रिवॉर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देख के ही पता चल रहा होगा। हालांकि क्योंकि उसे कहती है कि यार इतने सालों से रह रहे हो, तुम्हारा ट्रक पन्ना कब नहीं हुआ हमारे साथ में। हालांकि वो खुश भी थी, क्योंकि जब से यूकी उसकी साइड पे आया है तब से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ी है, और वो शायद इस पावर के चलते यहाँ पे सुप्रीम कमांडर भी बन सकती है, जो उसका जिंदगी का गोल है। और यूकी भी यही चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर बन गई है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स को बदल पाएगी, जिससे यूकी की बहन को भी इंसानों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। और यूकी इसीलिए क्योंकि से कहता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा, जिसके बाद वो दोनों दोबारा शुरू हो जाते हैं। और ये वाली मूव मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। उतने में हम लोग ओबा को देखते हैं, जो कि यूकी की बड़ी बहन है, और तनका यहाँ पे इन लोगों को सप्लाई देने के लिए आई थी। ऐसे की चटपटी चीजें हो गई, क्योंकि मातो के अंदर इन लोगों को पीच फ्रूट खाने को ही मिलता है, इसलिए ओबा तनका के साथ काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि तनका की मदद से उन्हें बहुत कुछ खाने को मिलता है। जिसपे तनका आगे से कहती है, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो फैमिली है। हर कोई यूकी पे लाइन मारा और तनका यूकी की बहन पे लाइन मार रही है, क्योंकि अल्टीमेटली शादी के लिए ओबा ही तो हाँ बोलेगी ना, बाल नॉलेज। वही पे तनका ओबा को बताती है कि जो थंडर गॉड्स है उनके रिलेटेड ही यहाँ पे सुप्रीम कमांडर ने एक मीटिंग रखी है, जहाँ पे सभी स्क्वाड के कमांडर्स आएंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो लोग थंडर गॉड से कैसे निपटेंगे, जिसके लिए यहाँ पे यूकी को भी खास बुलाया गया है, जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मीटिंग के लिए यूकी और क्योका वहाँ पे पहुंचते हैं, और क्योका यूकी को एकदम खास एडवाइस देती है कि कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कमांडर की आंखों से आंखें ना मिलाना किसी भी कीमत पे। यूकी इस बात को हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि सनी उस पे कितना भारी है। तभी उनकी मुलाकात सेकंड स्क्वाड कमांडर मीरा से होती है, जो क्योका की तारीफ करती है कि वो हाल ही में काफी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन वो क्योका को याद भी दिला देती है कि अगली सुप्रीम कमांडर वो ही बनेगी, और वो दोनों एकदम घनिष्ठ तरीके से कम्पीट कर रही थी सुप्रीम कमांडर के लिए। वो यूकी को भी याद दिला देती है कि वही सुप्रीम कमांडर बनेगी। यूकी तो उसको तब डरावना मान लेता है, लेकिन बेचारी ओसीडी से परेशान थी, क्योंकि वो जैसे ही देखती है कि यूकी के शूलेस एकदम सही से नहीं बंधे, तो वो उन्हें बांध देती है और याद दिलाती है कि सही से बांधा करो। जिसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर उनकी मुलाकात सभी स्क्वाड कमांडर से होती है। थर्ड स्क्वाड कमांडर बेल, जो रोतुरु थी, यानी कि एबिलिटी तो काफी ज्यादा खास है, लेकिन कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है। फर्स्ट स्क्वाड कमांडर तातारा, फिफ्थ स्क्वाड कमांडर इजो, नाइन्थ स्क्वाड कमांडर फुबुकी आजुमा, जो आजुमा और हिमारी की मदर भी है, और 8th स्क्वाड कमांडर वरवरा। जिसके बाद आखिर में हमारी मुलाकात सुप्रीम कमांडर से होती है, जो कि 10th स्क्वाड कमांडर है, और इनका नाम यहाँ पे रेन यामाशिरो है। और क्योका ने साफ बोला था कि आई कांटेक्ट ना बनाना, लेकिन यूवी फिर भी बना लेता है। और कमाल की बात ये थी, यामाशिरो यूकी को ही घूरे जा रही थी, जिससे क्योका को समझ में आ जाता है गई भैंस पानी में। बाय द वे, यूकी पूरे मातों के अंदर फेमस है, हर एक कमांडर उसके बारे में जानता है। इन लोगों की मीटिंग शुरू होती उससे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मर फर्स्ट स्क्वाड कमांडर रियो को देखते हैं, जो कि उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे अपनी पोस्ट छोड़ रही है, और वो यहाँ पे आगे तातारा को कर देती है, और वो कहती है कि यही अगली यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बनेगी। हालांकि जितने भी स्क्वाड कमांडर थे वो सभी यहाँ पे इस पोजीशन के लिए लड़ते जा रहे थे, उन्हें भी यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बनना था। लेकिन यामाशिरो उन लोगों से कहती है कि मैं ही रहूंगी, तुम लोग लड़ते रहो। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि यहाँ पे थंडर गॉड्स था। जिसमें जितने भी कमांडर थे उनका कहना यही था कि चलते हैं और इनकी रेल बना देते हैं, लेकिन यामाशिरो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर टिकी
टिकी हुई थी कि पहले एनिमी हमला करेगा जिसके बाद वो लोग करेंगे, और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे यामाशीरो चीजों को हैंडल करे हुए थी। हालांकि क्योका का भी यही कहना था कि वो सीधा जाके उनकी रेल बना देते हैं तो ही बढ़िया रहेगा, लेकिन यामाशीरो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसके स्ट्रेटेजी की वजह से मातो के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही कम हो गए थे, इसलिए वो सभी लोग यामाशीरो का ही कहना मानते हैं। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे यूकी था। सभी लोग यूकी के बारे में बात करना चाहते थे और यूकी हर किसी को पसंद ही आ रहा था, लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते उससे पहले इन लोगों की तरफ तेजी से एक सुकी की बहुत बड़ी होड़ आगे बढ़ने लगती है। यामाशीरो यहाँ पे तातारा, फुबुकी, इजो और मीरा को भेजती है फाइट करने के लिए, क्योंकि और क्यों का जब तक ट्रांसफर होते तब तक उन चारों ने यहाँ पे सभी सुकीज की रेल बना दी थी, वो उन लोगों को हरा दिए थे। पर थोड़ी देर में गिना यामाशीरो को बताते हैं कि कुछ स्मगलर्स हैं जो कि इल्लीगली मातो के अंदर घुसा है पीच फ्रूट्स को चुराने के लिए, इसलिए यामाशीरो खुद जाती है उन्हें हैंडल करने के लिए, और हमें यहाँ पे यामाशीरो की एबिलिटी दिखाई जाएगी जो कुछ ज्यादा ही ब्रोकन है। यामाशीरो पलक झपकते स्मगलर्स के पास में पहुंच जाती है और उन लोगों से कहती है पीच फ्रूट्स के पीछे हो क्या। दरअसल जो पीच फ्रूट्स होते हैं वो सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं, बाहर की कंट्रीज के पास इनका एक्सेस नहीं है, इसलिए बाहर की कंट्रीज को अगर यहाँ पे इन लोगों की तरह की एबिलिटी पानी होती है तो उन्हें जापान से ही पीच फ्रूट्स मंगाने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कई सारे इलीगल स्मगलर्स हैं जो कि जापान के अंदर घुस के पीच फ्रूट चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी चुरा नहीं पाते, क्योंकि हर बार यामाशीरो उनके पीछे जो पड़ जाती है। स्मगलर्स के बीच में एक लड़की थी जो कि यहाँ पे किसी को भी पत्थर के अंदर बदल सकती थी। वो लड़की यामाशीरो के ऊपर भी एबिलिटी यूज करती है, लेकिन यामाशीरो के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता। तो दूसरे स्मगलर उसके ऊपर आग से हमला करने की कोशिश करते हैं तो यामाशीरो के ऊपर उसका भी असर नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर बस एक ही लात मारते हैं और वो एक बार में ही यहाँ पे मारी जाती है। सिर्फ फोर्स की वजह से टच भी नहीं हुई थी किक। इसके बाद तीसरी स्मगलर यहाँ पे यामाशीरो के ऊपर एक साइबॉर्ग छोड़ देती है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, लेकिन यामाशीरो साइबॉर्ग के ऊपर घूंसे भर देती है और उसको एक बार में ही ढेर कर देती है। तो स्मगलर उसके ऊपर यहाँ पे गोलियां बरसा देती है, लेकिन उसका भी यामाशीरो के ऊपर कोई असर नहीं था। वो गोलियों को ऐसे रोक रही थी जैसे कि वो मच्छर हो, और यामाशीरो उसको भी ढेर कर देती है। जिसके बाद जो आखिरी बची हुई थी उसके पास यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट एबिलिटी थी, लेकिन यामाशीरो की रेंज के अंदर वो अपनी एबिलिटी को ही यूज नहीं कर पा रही थी। वहीं पे यामाशीरो उसकी तरफ बढ़ते हुए बताती है कि वो एक बार यहाँ पे समुद्र के बारे में स्टडी कर रही थी और उसे पता चला कि समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है और पता नहीं वहाँ पे जाने पे इंसान का क्या होगा। और इतना सब बताने के बाद में यामाशीरो उसको यहाँ पे समुद्र के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है और प्रेशर की वजह से उस लड़की की बॉडी वहीं पे ही ब्लास्ट कर जाती है। जब तक यूकी और क्योका वहाँ पे पहुंचते तब तक यामाशीरो ने सभी स्मगलर्स को ढेर कर दिया था। क्योका भी यामाशीरो की एबिलिटी की तारीफ करती है और यामाशीरो ने कितनी एबिलिटीज यूज की ये बताने की जरूरत नहीं है मुझको, क्योंकि हमें यामाशीरो की एबिलिटी का नाम बताती है ऑल एनकम्पोजिंग लॉर्ड्स ऑफ द कॉस्मोस, ब्रह्मांड के सर्वव्यापी भगवान, यानी कि सभी भगवानों के भगवान। हालांकि यामाशीरो की जो एबिलिटी है वो पूरी तरीके से बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड है। अगर चाहो तो डिटेल में समझा सकता हूँ, अभी के लिए इतना जान लो कि यामाशीरो सभी भगवान की एबिलिटीज को किराए पे इस्तेमाल कर सकती है। सरप्राइजिंगली यामाशीरो यहाँ पे क्योका की एबिलिटी के अंदर इंटरेस्टेड थी। वो क्योका से कहती है कि तुम्हें एबिलिटी यूज करने पे रिवॉर्ड देना पड़ता है ना, क्या तुम मुझे दिखाओगी? तो क्योका यामाशीरो के सामने ही यूकी को पकड़ती है और सीने से लगा लेती है और उसके बारों को सहलाती है। यामाशीरो से पूछती है कि इतना ही? तो क्योका कहती है कि थोड़ा ही तो इस्तेमाल किया है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। वहीं पे यामाशीरो यूकी के पास जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उससे कहती है कि हाथ पकड़ो। तो यूकी कुत्ते की तरीके हाथ पकड़ भी लेता है। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसने ये किस तरीके से किया है। यूकी को ये लग रहा था कि यामाशीरो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बड़ी बहन की तरीके है। लेकिन क्योका का मूड खराब था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यामाशीरो यहाँ पे क्या करना चाहती है। हालांकि यामाशीरो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती, वो यहाँ से चली जाती है कहते हुए कि बाकी का तुम लोग हैंडल कर लेना। वह भी क्योका यूकी को बताती है कि पीच फ्रूट सिर्फ जापान के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यूकी को ये वाली चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन क्योका का मानना अलग था। वो उसको एक खतरे की तरीके देखती है क्योंकि पीच फ्रूट के चलते ही यहाँ पे कई सारे स्मगलर्स आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। इसके बाद क्योका यहाँ पे रियो और तातारा को उनके स्क्वाड इलाके में छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पे क्योका और रियो की बातों से हमें पता चलता है कि रियो पहले क्योका को ट्रेन किया करती थी। वो एक मेंटोर की तरीके काम करती है जो कि यहाँ पे यंग मेंबर्स को ट्रेन करती है और उन्हें सेप मिलाती है। और रियो क्योका को बताती है कि आज तक यहाँ पे उसके जैसा कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं है जो क्योका जितना टैलेंटेड हो। घर जाते टाइम पे यूकी क्योका से कहता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और यूकी के मुंह से तारीफ सुन के क्योका भी खुश हो गई थी। इसके बाद हम लोग यूकी को दोबारा उसके अपने दिनचर्या में देखते हैं जहाँ पे वो बाल मजदूरी कर रहा था बंधुआ मजदूरों के तरीके, और काम धाम करने के बाद में वो जैसे ही बिस्तर के ऊपर लेटता है तो उसे चैन से सोने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि हम सुसु को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसके मजे लेने के लिए रात में उसके कमरे के अंदर आ रही थी भागते हुए प्लस बत्ती सी दिखाते हुए। सुसु मन मना के आई थी कि आज तो वो पूरा अग्रेसिव तरीके से यहाँ पे यूकी के ऊपर चढ़ा ही कर देगी। हालांकि जब वो कमरे के अंदर घुसती है तो फिर यहाँ पे पहले ही बिन बुनाए मेहमान आ गए थे, जो और कोई नहीं शिकोकू थी, जो इस पूरे एनिमे सीरीज की यहाँ पे विलन है। और भी है लेकिन शिकोकू मेन है क्योंकि ये कई बार दिखाई देती है। बैरर की वजह से इसकी पावर यहाँ पे सप्रेस हो गई थी, लेकिन इसका यहाँ पे शिकार यूकी था। हालांकि यहाँ पे तभी सुसु उसके ऊपर पंच मार देती है और उसे दूर फेंक देती है, ये कहते हुए यूकी से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। शिकोकू को इससे गुस्सा आता है क्योंकि सुसु एक कमांडर भी नहीं है और ऊपर से वो उसके ऊपर पंच मारी, लेकिन वो सुसु को नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले यहाँ पे तेनका आ जाती है जो कि इन दोनों से पहले थी रूम के अंदर, जिसे तो वो दोनों भी हैरान थे कि ये कब आई। तुम कब आए?
सबसे पहले मैं ही आया। वो लोग भिड़ते उससे पहले सिको को कहती है 1 मिनट, तुम लोग यहाँ पे जिस मकसद से आए हो मैं भी उसी मकसद से आया हूँ। इतना कहने के बाद में वो यूकी के ऊपर ही बैठ जाती है। किस तरीके से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूकी की बात तो हमें सुनाई नहीं दे रही लेकिन उसके मन की बात मुझे सुनाई दे रही है एज अ मेल। जिसके बाद होना क्या था, वो लोग जिस काम से आए थे वही काम करने लगते हैं यूकी के साथ रोमांस करने के लिए। और ये रोमांस कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा था। तेनका भी ज्वाइन करती है और वो भी यहाँ पे यूकी को चाटने लगती है। वह फिर सिको को सुसु से कहती है कि तुम ज्वाइन नहीं करोगी क्या, तो सुसु भी आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की फील हो रही है। और ऊपर से तेनका बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है जो कि यूकी को किसी और लड़की के साथ शेयर करे। वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाती। सुसु का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसे यहाँ पे इल्यूजन के अंदर डाला गया था क्योंकि यहाँ पे सिको को स्पेल का यूज कर रही थी। अगर वो लोग जल्दी नहीं जाके तो फिर सिको को उनकी जान ले लेगी। लेकिन उन दोनों का यूकी से लगाव इतना ज्यादा था कि वो दोनों इल्यूजन के अंदर गए ही नहीं थे। जैसे ही वो सिको के करीब पहुंचते हैं तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और सुसु ने 2 बार यहाँ पे सिको को घुसा मारा था। सिको को उससे कहती है कि बातें मैं याद रखूंगी, दिल पे लिख लिया मैंने, मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में यूकी को भी होश आ जाता है तो तेनका उसे बताती है कि यहाँ पे सिको को आई थी उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो यूकी यहाँ पे तेनका को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो तेनका बताती है कि वो तो दूसरी पर्सन थी, पहली पर्सन तो यहाँ पे सुसु थी। तो वो सुसु को भी शुक्रिया कहता है। तो सुसु काफी ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन ये अपने प्लान के ऊपर गिव अप नहीं करती। ये सोचती है दोबारा आऊंगी। खैर ऐसा कुछ दोबारा ना हो तो फिर क्योका ने कहा था कि वो सभी लोग एक साथ ही सोएंगे और बारी बारी से नजर रखेंगे, जिससे उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन जब क्योका यहाँ पे गार्ड कर रही थी तो फिर सुसु को मौका मिल जाता है और वो यूकी के बिस्तर के अंदर घुस के उसको यहाँ पे झप्पी देगी इस बारे में सोच रही थी। लेकिन जब वो अपना साइज छोटा करके यूकी को धप्पा करने जा रही थी तभी हिमारी खड़ी हो जाती है जो पूरी तरीके से नींद में थी और वो सुसु को यहाँ पे सुकू समझ रही थी, इसीलिए वो उसके ऊपर लात मार के दोबारा सो जाती है। और सुसु यहाँ पे दोबारा अपने प्लान को अंजाम दे पाती उससे पहले ही क्योका आ जाती है जो उसे बताती है कि अगली बारी उसकी है। जिसके बाद तिबारा उसका प्लान धरा का धरा रह गया। आधी रात में यूकी को होश आता है तो वो देखता है कि नहीं खिसकते हुए उसके बिस्तर के अंदर आ गई थी। क्योंकि पहले तो उसे यहाँ पे जगाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं, उसे कस के पकड़ लेती है और वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी। यूकी को याद था कि नई ने बताया था कि उसके पेरेंट्स मातोमी सब के अंदर खो गए थे और उसको उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स ठीक होंगे। इसलिए यूकी नई को नहीं जगाता है और उसे यहाँ पे सुला लेता है अपने बिस्तर के अंदर ही। सुबह जब नई को पता चलता है तो वो यूकी से माफी मांगती है लेकिन यूकी उससे कहता है कोई बात नहीं है। जिसके बाद रूटीन के हिसाब से क्योका यहाँ पे यूकी को ट्रांसफॉर्म करती है और नई को राइड करने के लिए दे देती है ताकि वो अपनी एबिलिटी के जरिए पता लगा पाए कि आसपास कोई सुकी या फिर कोई और तो नहीं है। नई यहाँ पे यूकी को राइड करती है और एबिलिटी के जरिए पता लगाती है और क्योका को बताती है कि आसपास कोई नहीं है, बस ऊपर से उन्हें कोई देख रहा है। और उतने में ही यामाशिरो नीचे आ जाती है और वही यहाँ पे इन लोगों को देख रही थी। यामाशिरो आते ही यहाँ पे क्योका से कहती है कि मैंने देखा कि तुमने यूकी को यहाँ पे नई को दिया और उसकी यहाँ पे एबिलिटी बदल गई। और वो क्योका से पूछती है क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये काम कैसे करता है। क्योका इसे टालना चाहती थी लेकिन यामाशिरो के पास टाइम ही टाइम था, इसलिए यहाँ पे क्योका को यामाशिरो को बताना ही पड़ता है कि यूकी यहाँ पे अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है राइडर के हिसाब से। इसलिए वो लोग यहाँ पे अक्सर इस तरीके के टेस्ट किया करते हैं क्योंकि इससे स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव आ सकता है और वो लोग उसे और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। यामाशिरो से काफी ज्यादा खुश थी और वो भी यहाँ पे इसी मौके की तलाश में थी। तो वो क्योका से कहती है क्या वो भी यहाँ पे यूकी को राइड कर सकती है, लेकिन क्योका मना कर देती है ये कहते हुए कि अगर वो यहाँ पे यूकी को 2 बार राइड करने के लिए किसी को देगी तो फिर उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्योका के ऊपर जोर पड़ता है। तो यामाशिरो कहते हुए चली जाती है कि वो भी एक बार यहाँ पे यूकी को राइड जरूर करेगी और उसने ये भी कह दिया था कि यूकी उसका स्लेव बनेगा। तो क्योका इससे भड़क जाती है और वो यामाशिरो से साफ कह देती है कि यूकी सिर्फ उसका है। लेकिन यामाशिरो मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि वो दोबारा जरूर यूकी को ट्राई करने के लिए वापस आएगी। यामाशिरो के जाने के बाद में क्योका अचानक से आगे बढ़ती है और वो यूकी को यहाँ पे बड़े प्यार से गले लगा लेती है। और फिर वो शुरू में कह रही थी कि मैंने तुमसे बोला था ना कि यामाशिरो से आई कांटेक्ट ना करना। तो यूकी को लगता है कि ये उसका मोमेंट है लेकिन अगले ही पल क्योका उसे कस के दबोच लेती है और उसको मरोड़ते हुए बोलती है कि मैंने बोला था कि उसकी तरफ ना देखना, लेकिन जाते ही तुमने सबसे पहले उसी की तरफ देखा, इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही थी। और वो उसकी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है और वो कहती है कि गलती उसकी ही है, उसे यहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए था ना कि वार्निंग। क्योंकि पूछ लेता है कि मैटर क्या है, अच्छे से समझाओगी। तो क्योंकि उसे बताती है कि यहाँ पे यामाशिरो को खेलना पसंद है और वो बहाने से यहाँ पे आती रहेगी यूकी को परेशान करने के लिए। और यहाँ पे बेल का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि तुमने देखा ही होगा कि यामाशिरो उसको यहाँ पे कैसा बना दी है, बेचारी डर डर के रहती है वो। अब इससे क्योंकि की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्द बाकी कमांडर के साथ में यहाँ पे फाइट करेंगे। बेसिकली मॉक टेस्ट होगा तो अगर उन्हें पता चल गया कि क्योंकि अपनी एबिलिटी को भाड़े पे दे सकती है तो वो भी लोग यूकी को जरूर मांगेंगे। अगले दिन इन लोगों का मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है और यूकी यहाँ पे आके इन लोगों से पूछता है कि उसे कितने लोगों का खाना बनाना है। तो क्योंकि उसे बताती है 10 लोगों का। तो फिर पता चलता है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए 5th स्क्वाड आई हुई थी और जब 5th स्क्वाड यहाँ पे आती है तो वो लोग तूफानी तरीके आए थे क्योंकि इनकी एबिलिटी टॉर्नेडो से रिलेटेड है। इजो को हम लोग पहले से ही जानते हैं, जिसके बाद हमें सेकंड इन कमांड काइको से मिलवाया जाता है और उनकी तीसरी साथी साकी से भी। बाय द वे मैं तुम्हें इजो के बारे में बता दूं तो वो बहुत ज्यादा नटखट है। अगर तुम इसके साथ शादी करते हो तो फिर तुम्हें अपना स्टेमिना मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए वो तुम्हें आगे पता चलेगा। लेकिन
लेकिन क्योका का जो डर था वो यहाँ पे असलियत में बदल जाता है, क्योंकि ईजो को पता चल गया था कि क्योका यहाँ पे यूकी को भाड़े पे दे सकती है। और वो क्योका से यहाँ पे बोलती भी कि यूकी भाड़े पे मिलेगा क्या मुझे, क्योंकि यामाशिरो ने ये बात पूरी स्क्वाड के अंदर फैला दी थी। क्योका उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा और रिवॉर्ड मैं हैंडल नहीं करती, वो जो राइड करेगा उसी को देना पड़ेगा। लेकिन ईजो को कोई दिक्कत नहीं थी, वो आगे से कहती है ओके। लेकिन क्योका कहती है कि हम लोग फाइट करने के लिए आए तो फिर फाइट करेंगे। जिसके बाद वो यूकी को भगा देती है, कहते हुए भाग जाओ तुम यहाँ से। जिसके बाद वो सभी प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग स्क्वाड 6, स्क्वाड 5 और स्क्वाड 7 को आपस में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। हम लोग साकी और हिमारी को एक साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और वहीं पे हिमारी का फोकस काफी ज्यादा खराब था, तो साकी उसे यहाँ पे गाइड करती है। आजुमा भी आती है जो कि यहाँ पे हिमारी की मदद करना चाहती थी, लेकिन हिमारी सिर्फ साकी से मदद चाहती थी, तो आजुमा का दोबारा मुंह बन जाता है। जिसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं और जब ईजो उससे पूछती है क्या वो यूकी के साथ प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो क्योका बताती है कि वो यहाँ पे खुद की प्रैक्टिस कर रही है। और रही बात यूकी की, तो उसके पास खुद के काम है। और हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि बंधुआ मजदूरी कर रहा था, 10 लोगों का खाना जो बनाना है। और जो लोग यहाँ पे कॉम्बैट प्रैक्टिस यानी कि नॉन कॉम्बैट मेंबर थे, वो यहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे। जिसके बाद हम सुसु और सहारा को देखते हैं जो कि एक साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी जब फाइट खत्म होती है तो फिर यहाँ पे क्योका आती है और वो सहारा से कहती है कि वो अपनी एबिलिटी का भी यूज कर सकती है। तो सहारा अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए क्योका के ऊपर हमला करती है, लेकिन क्योका टेक्निक में काफी ज्यादा बेहतर थी, इसलिए वो सहारा को लंगड़ी मार के नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम ईजो और तेनको को देखते हैं और इनकी फाइट कुछ ज्यादा ही हार्ड जा रही थी। ये एक दूसरे के ऊपर लाते बरसा दे रही थी। वहीं पे एक दूसरे के ऊपर लाते बरसाने के बाद में ईजो तेनका से पूछती है कि वो इतना सेक्सी वाइब देती है, इसका सीक्रेट क्या है। जिसपे तेनका बताती है कि ये सीक्रेट सिर्फ एक ही पर्सन को पता चलेगा, जो कि ऑफ कोर्स यूकी है। जिसके बाद वो दोबारा प्रैक्टिस शुरू करते हैं और क्योंकि ईजो यहाँ पे विंड टाइप एबिलिटी यूज करती तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लेकिन तेनका भी टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए यहाँ पे उसके पीछे जा रही थी। जिसके बाद वो दोनों अपने किलिंग मूव यानी कि सबसे बेहतर मूव का भी यूज करते हैं, जहाँ पे ईजो का हैरिकेन नाम का मूव यूज करती है जो कि तूफान के रिलेटेड है, और तेनका अपना पावरफुल मूव यूज करती है आमे नो मितोरी, जो कि एक ब्लैक होल टाइप का मूव है। और उन दोनों के ही मूव एक दूसरे के अटैक को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फाइट करते हैं और फाइट खत्म होने के बाद हम उन दोनों को ड्रोम में वापस आता हुआ देखते हैं, जब ये दोनों जल भून चुके थे पूरी तरीके से। जैसा कि मैंने बताया कि केको यहाँ पे नॉन कॉम्बैट टाइप की यूजर है, तो उसके पास यहाँ पे हीलिंग एबिलिटीज है और उसकी एबिलिटी का नाम यहाँ पे मिरेकल केयर वेगा का कून है, जिसके अंदर से जब यहाँ पे हिमारी आजुमा सभी लोग बाहर निकलते हैं तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी थी, फिर वो चाहे छोटी से छोटी खरोच ही क्यों ना हो। लेकिन केको की एबिलिटी को देख के नई थोड़ा सा निराश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी एबिलिटी यूजलेस टाइप की है, क्योंकि अगर उसके पास कोई हीलिंग टाइप एबिलिटी होती तो वो अपने मेंबर्स की यहाँ पे मदद और भी अच्छे से कर पाती। लेकिन केको उसको समझाती है कि उसकी एबिलिटी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर उसकी एबिलिटी यहाँ पे चोट को हील करती है तो फिर नई की एबिलिटी यहाँ पे उन्हें चोट लगने से ही रोकती है। उसकी इन्फॉर्मेशन देने की एबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद वो सभी लोग बात के लिए जाते हैं और जब ये सभी एक साथ बात ले रहे थे, इनमें सिर्फ एक ही पर्सन मिसिंग था और वो था ईजो, क्योंकि वो लोग ईजो को यहाँ पे बांध के गए थे, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही खराब है। ये एक नंबर की ठरकी है, इसलिए मैंने बोला था कि स्टेमिना मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ईजो यहाँ पे यूकी को चुरंदे की खुलवाने की कोशिश करती है अपने आप को, लेकिन यूकी को पता था कि वो लोग बांध के गए हैं तो फिर कुछ बड़ा ही रीजन होगा, इसीलिए वो मना कर देता है खोलने से। लेकिन ईजो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, यूकी मना करता है तो वो खुद ही खुद को खोल लेती है अपने जॉइंट्स को यहाँ पे थोड़ा बहुत शिफ्ट करने के बाद में। वो पिकी को हम लोगों को बताता है कि ईजो की यहाँ पे जो लिस्ट होती है उसमें लड़कियों को छूना टॉप प्रायोरिटी होती है, इसलिए वो लोग उसे बांध के गए थे। जिसका स्वरूप हम लोग देखते भी है, क्योंकि ईजो यहाँ पे यूकी से सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है ना क्योंकि की टेंशन दूर करने के लिए, जिसपे यूकी शर्मा के आगे से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ईजो उससे कहती है ये थोड़ी सी गलत बात हुई, मुझे लगा तुम्हारे पास स्किल होंगी तो फिर मैं भी तुम्हारे यहाँ पे मसाज का मजा ले सकूंगी। जिसपे यूकी शर्माते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारे घर में कोई भाई बाप नहीं है क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसपे ईजो आगे से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही पूरी कमांडर स्क्वाड के अंदर किसी का होगा। साथ में वो बताती है कि उसकी कई सारी छोटी बहनें हैं, इसीलिए उसे यहाँ पे छूना छाड़ना काफी ज्यादा पसंद है, और कैसा छुआछूत वो तुम्हें पहले से पता है। वहीं पे यूकी ईजो को बड़ी हैरानी से देख रहा था, वो अपने मन के अंदर ये सोचा इसे खुला किसने छोड़ा, इसे बंद करो सबसे पहले तुम, इसके आजाद रहते लड़के सेफ नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ईजो को तुरंत पता चल जाता है कि वो सभी लोग नहा चुके हैं और ये भागते हुए उस तरफ चली जाती है उन्हें छेड़ने के लिए। जिसके के बाद इन लोगों का जो मॉक प्रैक्टिस था वो खत्म हो जाता है, तो तेनका अपने स्क्वाड को लेके यहाँ से चली जाती है। उतने में ही ईजो यहाँ पे क्योका से दोबारा बोलती है कि यूकी भाड़े पे मिलेगा क्या, तो क्योका उसे दोबारा बताती है कि रिवॉर्ड को रोका नहीं जा सकता है और चीजें उसकी उम्मीद से परे जा सकती है। लेकिन ईजो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर क्योका उसे परमिशन दे देती है। तो ईजो यहाँ पे जैसे ही यूकी की चेन पकड़ती है तो यूकी की फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाती है और यूकी की इस नई फॉर्म का नाम फिनिक्स विंग्स था, और पंखों की मदद से यूकी अब यहाँ पे उड़ भी पा रहा था। यूकी को तो काफी ज्यादा पसंद आया था क्योंकि वो उड़ पा रहा था, लेकिन ईजो को कुछ खास नहीं लगा था क्योंकि उसकी एबिलिटी के हिसाब से उड़ना कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन जब ईजो यहाँ पे अपनी एबिलिटी को यूकी की फ्लाइंग एबिलिटी के साथ मिक्स करती है तो यूकी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उतने में ही यूकी को कुछ सूखी दिखाई देते हैं तो वो उनके ऊपर उसी स्पीड से हमला करता है। तो यूकी जब उनके बगल से गुजरता है तो वो एक बार में ही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से थोड़ा सा और भी उड़ते हैं। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो कि आराम से बैठ
बैठ गया था क्योंकि उसका स्टेमिना खत्म हो गया था। ये फॉर्म स्टेमिना बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। उतने में रिवॉर्ड भी शुरू हो जाता है और ईजो यहाँ पे अपने आप ही अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। वह पे ईजो अपनी एबिलिटी की मदद से यूकी के भी कपड़े उतार देती है, बस एक ही बार में। इससे तो यूकी भी हैरान था। ईजो बताती है कि बड़ी प्रैक्टिस की है और इसने ये प्रैक्टिस कहाँ की होगी वो तुम्हें पता है। वह पे ईजो यूकी से कहती है अगर तुमने आज मुझे खुश किया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे अपने हारेम के अंदर ज्वाइन करने की स्पेशल परमिशन दूंगी। यूकी पूछता है क्या? तो ईजो उसे बताती है कि जब वो सुप्रीम कमांडर बनेगी तो फिर जितने भी यहाँ पे स्क्वाड कमांडर्स होंगे वो उनको अपने हारेम के अंदर ज्वाइन करेगी और वो यूकी को स्पेशल परमिशन देगी उसके अंदर। जिसपे तो यूकी भी कहता है काफी ज्यादा एम्बिशियस सपना है। हालांकि ये जो रिवॉर्ड था ये एक तरफा लग रहा था मुझे, क्योंकि इसमें यहाँ पे ईजो मजे ले रहे थे और यूकी शर्मा रहा था, क्योंकि ईजो यूकी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे और उसे बहुत ही अच्छे से मसाज दे रही थी संतूरों का यूज करते हुए। साथ ही वो यूकी को गलत तरीके से छू भी रही थी। इसी बीच यूजो यहाँ पे सुकी की तारीफ करती है क्योंकि उसका खाना काफी ज्यादा बढ़िया था। इससे यूकी को अपनी बहन की याद आ जाती है क्योंकि वो भी उसके खाने की तारीफ करती थी। वह यूजो अपने बारे में भी बताती है कि वो यहाँ पे काम करती है ताकि वो अपनी बहनों का जो खर्चा है उसे यहाँ पे हैंडल कर सके, इसीलिए वो उनको काफी ज्यादा मिस करती है, खासकर फिजिकल टच को। ये चिपकू टाइप की लड़की है। हालांकि यूकी के साथ में उसे मजा आ रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे जो फिजिकल टच चाहिए था वो यहाँ पे आ रहा था और ईजो को पूरा मजा आया था रिवॉर्ड देके। वो ये बात क्योका को बताती है तो क्योका का मुंह बन जाता है। हालांकि ईजो ये भी बता देती है कि वो लोग यूकी की इस फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे असैसिन और एम्बुश के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे वो हिट एंड रन करके भाग सकते हैं। भाई की याद आ गई और वो यूकी से कहती है कि वो बार बार आती रहेगी उसकी राइड करने के लिए। जिसके बाद क्या होगा उन्हें बताती है कि उन लोगों की अगली मॉक प्रैक्टिस यहाँ पे 10th स्क्वाड के साथ में होगी, यानी कि यामासिरो की स्क्वाड के साथ में, क्योंकि यामासिरो की एबिलिटी के बारे में सोच के यही सोचता है कि वो ट्रेनिंग किस टाइप की होगी। जिसके बाद हम लोग क्योका और यूकी को यामासिरो के सीधा हेडक्वार्टर पे देखते हैं क्योंकि खास यामासिरो ने उन्हें बुलवाया था। वह भैया की अंदर जाता है तो फिर वो यहाँ पे यामासिरो के घर को देख के काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें थी जो की मातो के अंदर नहीं मिलती है। जिसपे क्योका बताती है कि यामासिरो सुप्रीम कमांडर है तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। यहाँ तक कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अपने पास बुलवाती है कभी कभी। जिसके बाद इनकी मुलाकात यामासिरो से होती है जो कि अपने डॉगीज के साथ में खेल रही थी। यामासिरो का ध्यान जैसे उनके ऊपर पड़ता है तो फिर जो डॉगीज थे वो यूकी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, मानो कि यूकी को बोल रहे थे कि तुम अब से हमारे छोटे भाई हो। मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो यामासिरो खुद कहती है कि इसका नाम कानामे और इसका नाम मियावी और ये तुम्हारी बड़ी बहनों की तरीके तुम्हारा ख्याल रखेंगी। इसके बाद क्यों यामासिरो से पूछती है कि मैं यहाँ पे क्यों बुलाया गया है तो यामासिरो साफ बताती है कि वो यूकी को राइड करना चाहती है और अभी तक उसने यहाँ पे यूकी को ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। क्योका का मुंह तो बन जाता है लेकिन वो ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जा सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे यूकी को ट्रांसफॉर्म करती है और यामासिरो को राइड करने के लिए दे देती है। यामासिरो जैसे यहाँ पे यूकी की चेंज को पकड़ती है तो फिर हमें यूकी की सबसे भयानक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ तक कि क्योका भी इस फॉर्म को देख के बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि ऑरा इतना भयानक था। जिसके बाद हमें यूकी की फॉर्म दिखाई जाती है और इस फॉर्म का नाम किलर फैंग था, मानो कि नरक से सीधा एक दानव आ गया हो। क्योंकि यामासिरो से यही कहती है कि ये फॉर्म डेंजरस है, जल्दी से यहाँ पे इसे डीएक्टिवेट करो। लेकिन यामासिरो कुछ कर पाती उससे पहले कई सारे सुकी आसपास दिखाई दे जाते हैं, इसीलिए किलर फैंग उस तरफ जाने लगता है। किलर फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बस एक ही छलांग में यहाँ पे सुकीस के पास में आ जाता है। इसके बाद यामासिरो किलर फैंग को ऑर्डर देती है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, तो किलर फैंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो बस एक ही स्लाइसेस में सुकीस को मारे जा रहा था। ये इंस्टेंट किल एबिलिटी थी। इतना कम नहीं था तो फिर किलर फैंग एक और एबिलिटी का यूज करता है और वो यहाँ पे सुकीस के ऊपर अपने दांतों को निकाल लेता है और एक बार में ही कई सारे सुकीस को यहाँ पे मार गिराता है। इस एबिलिटी का नाम सैक्रिफाइसल गोड था और बस 2 मूव्स के अंदर यहाँ पे किलर फैंग ने पूरी की पूरी होड़ को यहाँ पे निपटा दिया। लेकिन जैसा कि क्योका ने बताया कि ये फॉर्म बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए किलर फैंग यहाँ पे यामासिरो से आजाद हो जाता है और वो उल्टा यामासिरो के ऊपर ही हमला करने लगता है। मैं इस फॉर्म को इसके नाम से इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यूकी का अपनी फॉर्म के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इस पे यामासिरो उससे कहती है कि तुम मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हें तो डिसिप्लिन की जरूरत है। हम लोग कोका को देखते हैं जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसे यूकी की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने कभी भी यूकी को इतना ज्यादा गुस्सेल नेचर में नहीं देखा है। यामासिरो किलर फैंग की बैटल एक तरफा ही थी क्योंकि यामासिरो यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी। वो यूकी की हर एक एबिलिटी को यहाँ पे कैंसिल कर दे रही थी और उसे यहाँ पे धो रही थी। एक बार तो वो सीधा यूकी के मुंह के ऊपर पैर रखती और मुंह पे ही दे लाते भर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किलर फैंग अपनी चोटों को बहुत ही जल्द हील कर ले रहा था, 1 सेकंड के अंदर ही। इसलिए यामासिरो को अपनी एबिलिटी का यूज करना पड़ता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यामासिरो की एबिलिटीज यहाँ पे ऐसे काम करती है कि वो बुद्धा की 8 एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकती है, जिसका प्रतिबिंब हम उसकी आंखों में देख पाते हैं। लेकिन उससे भी बढ़ के हैरानी की बात यह है कि यामासिरो 2 एबिलिटीज को एक टाइम में भी यूज कर सकती है, उन्हें मिला के। लेकिन यामासिरो के अलावा किसी और को नहीं पता है कि वो 8 एबिलिटीज है क्या और वो अपनी एबिलिटीज का यूज कैसे करती है। जिसके बाद यामासिरो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल यूकी के ऊपर करती है और बस एक ही कॉम्बिनेशन अटैक में यूकी की धज्जियां उड़ जाती है और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे यामासिरो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब से अच्छे से बिहेव करना प्यारे डॉगी। वह ये फॉर्म यूकी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुए क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गया था, क्योंकि यामासिरो ने जो उसको धोया था तो निशान तो रहेंगे ही ना बॉडी के ऊपर। वो भी यामासिरो को लग रहा था कि वो यूकी का प्यार से सर सहला के यहाँ पे
फिर निकल जाएगी, रिवॉर्ड तो यही होगा ना उसके लिए। लेकिन रिवॉर्ड जैसे ही शुरू होता है तो यामाशिरो अपने आप ही अपनी बेल्ट खोलना शुरू करती है। इसके बाद हमें यामाशिरो को थोड़ा सा पास्ट बताया जाता है। यामाशिरो पूरी अर्थ की शान है, पिनाकल ऑफ लाइफ है, यानी कि किसी भी जिंदा चीज से बहुत ही ऊपर। यामाशिरो जहाँ पे भी रही है वहाँ पे उसने एकदम टॉप परफॉर्मेंस दी है, फिर वो भले चाहे एग्जाम में ज्यादा अच्छे नंबर लाने हो, फिर वो चाहे फिजिकल टेस्ट हो, चाहे वो स्कूल कॉन्सेस के अंदर सबसे अच्छा सर्व करना हो। कहता कि उसने यूएसए की खास इलाइट फोर्स को भी अकेले ही धो के रख दिया था। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी उसने यहाँ पे यामाशिरो को ये टाइटल दिया था कि वो अर्थ की शान है, पिनाकल ऑफ लाइफ है। और इतने ज्यादा तारीफ मिलने के बाद तो एक इंसान भी बौखला जाए। यामाशिरो तो एकदम हाई लेवल पे जा चुकी थी, यानी कि उसका जो घमंड, उसका प्राइड है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे यामाशिरो को उसकी पैंट उतारते हुए देख पाते हैं। ये उसकी प्राइड के ऊपर किसी दाग से कम नहीं है। यामाशिरो ने जब भी यूकी को रिवॉर्ड मिलते हुए देखा था तो उसने बस यही देखा था कि यूकी का सर ही सहलाया जा रहा है, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा था कि यूकी एक मासूम पपी होगा, लेकिन वो किसी दानव से कम नहीं है। कहता कि यामाशिरो अपनी एबिलिटी की मदद से रिवॉर्ड को कैंसिल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जैसे यामाशिरो को समझ में आ जाता है कि क्योंका की कॉन्ट्रैक्ट स्लेव एबिलिटी एक प्रिंसिपल पे चलती है जिसको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक एबिलिटी है। हर कोई जितना सोचता है उससे भी ज्यादा यूनिक। लेकिन यूकी का जो ये वाला रिवॉर्ड तो ये कोई सेक्सुअल नीड नहीं थी, ये प्राइड वाली नीड थी। क्योंकि यामाशिरो अब यहाँ पे एक डॉगी की तरीके बिहेव कर रही थी। वो यूकी को चाट रहे थे, उसके सर के ऊपर अपना सर सहला रही थी। इस पे तो यामाशिरो भी हैरान थे कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कि वो यूकी से यहाँ पे अपना सर सहलवाना चाहती हो। जिसके बाद यूकी यामाशिरो के साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि तुम एक किसी प्यारे पपी के साथ करोगे। उसके सर को सहलाओगे, उसकी पीठ को सहलाओगे, उसके हाथों के साथ खेलोगे। और ये चीज यामाशिरो के लिए उसकी जान लेने से भी बदतर था। और जब यूकी का रिवॉर्ड खत्म हो जाता है तो यामाशिरो हिल पा रही थी, लेकिन यूकी का हाथ उसकी ब्रा के अंदर फंस गया था। इसलिए जब वो खड़ी होती है तो फिर हमें किसी चीज के दर्शन होते हैं, लेकिन वो चीज तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं उसे ब्लर कर दूंगा। तभी क्योंकि वहाँ पे आ जाती है तो यामाशिरो बिजली की रफ्तार से अपने कपड़े पहन के दूर हट जाती है और उसे भनक तक नहीं देती कि यहाँ पे रिवॉर्ड में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स इज्जत की बात है, सुप्रीम कमांडर जो है वो। यामाशिरो यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि यूकी को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसकी एबिलिटीज यहाँ पे उसकी फॉर्म को मेंटेन नहीं रख पाती हैं। लेकिन वो यूकी को यहाँ पे ट्रेन करती रहेगी, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है, नहीं कि वो दोबारा आएगी यूकी को यूज करने के लिए। जिसके बाद यूकी क्योको के सामने ही बेहोश हो जाता है। लेकिन हम लोग यामाशिरो को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, और वो जब भी यहाँ पे यूकी को याद करती उतनी बार उसे यहाँ पे शर्म आती। इसी चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो चट्टान में जा घुसती है और वहीं पे यूकी को गाली देने लगती है। इसके बाद हम लोग यूकी को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसे भी पता था कि उसने यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, उसे भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और हम लोग क्योका को देखते हैं जिसका दिमाग खराब हो रहा था। दरअसल उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जब भी यहाँ पे यूकी को भाड़े पे देती है तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। इसको जलन एक पॉजिटिवनेस बोलते हैं, मेरा है तो मेरा ही रहेगा। तभी यूकी यहाँ पे आता है क्योंकि वो ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योका उसे बताती है कि उसकी बॉडी यहाँ पे कमजोर है, उसको आराम की जरूरत है। लेकिन यूकी नहीं मान रहा था, तो क्योका उसकी एक जगह को टच करती है तो वो दर्द के मारे चीखने लगता है। तो क्योका उसे समझाती है कि यामाशिरो की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसे यहाँ पे आराम की जरूरत है। इसीलिए वो यूकी को गोद में उठा लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम सिर्फ आराम करोगे कुछ दिनों के लिए। जिस पे यूकी शर्माने लगता है, लड़की मैं हूँ या तुम। इसके बाद हम लोग एक और मीटिंग को देखते हैं जहाँ पे यामाशिरो क्योका से पूछती है कि क्योका यूकी को लेके नहीं आए, जबकि यहाँ पे उसने बोला था कि यूकी को लेके आना। जिस पे क्योका बताती है कि उसके साथ ट्रेडिंग करने की वजह से यूकी बहुत ज्यादा थक चुका है और उसे आराम की जरूरत है। तो यामाशिरो भी आगे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद में तेनगा क्योका से पूछती है क्या वो यहाँ पे सीख गई है कि यूकी को कैसे यहाँ पे माड़े पे दिया जाता है। तो क्योका को लगता है कि तेनगा भी यहाँ पे यूकी को राइड करना चाहती है, तो वो मना करने लगते हैं ये कहते हुए कि वो थका हुआ है। लेकिन हमें पता है कि तेनगा यहाँ पे जेनुइनली यूकी की चिंता करती है। तो क्योका उसे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे लगा कि वो भाड़े पे मांगेगी। तेनगा आगे से बताती है कि वो मांगना तो चाहती है लेकिन अभी नहीं, उन लोगों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। इस पे क्योका को जलन हो रही थी, लेकिन वो कर भी जा सकती है। और तभी वहाँ पे 9th स्क्वाड लीडर फुबुकी आती है, एक हिमारी की माँ, जो कि क्योका के साथ कुछ बात डिस्कस करना चाहती थी। जिसके बाद हम लोग यूकी को देखते हैं और हिमारी उसकी मसाज कर रही थी क्योंकि उसकी बॉडी को यहाँ पे मसाज की जरूरत है। लेकिन हिमारी की मसाज यूकी के ऊपर कुछ काम नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पे फुबुकी आती है, जो कि यूकी के ऊपर जब मसाज करती तो फिर यूकी को यहाँ पे जन्नत दिख जाती है और उसको लगता है कि ये फुबुकी की कोई एबिलिटी होगी। लेकिन फुबुकी बताती है कि ये उनकी आजुमा फैमिली की स्पेशल मसाज है जो कि बॉडी को रिलीफ देने के लिए बनाई गई है। यूकी को मसाज देते हुए यहाँ पे फुबुकी हिमारी को बताती है कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी फैमिली गैदरिंग होने वाली है, जहाँ पे फैमिली नेक्स्ट हेड डिसाइड किया जाएगा। अब यह हेड डिसाइड करने का तरीका एक फाइट के हिसाब से होगा, ये पूरी तरीके से पोटेंशियल पे बेस्ड करता है। हिमारी साफ बना कर देती है कि वो फैमिली गैदरिंग के अंदर नहीं आएगी, उसे फर्क भी नहीं पड़ता है कि फैमिली का हेड कौन बनता है। लेकिन फुबुकी हिमारी के सामने खड़ी हो जाती है और सीरियस होकर उसे कहती है कि मेरे साथ नहाने चलो। लेकिन अचानक से वो दोबारा हिमारी की मसाज करने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी को भी यहाँ पे जरूरत है मसाज की। और माँ होने के नाते फुबुकी को अच्छे से पता है कि हिमारी को बाटली में कैसे उतारना है। वो उसको हल्का सा यहाँ पे आग देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम गैदरिंग के अंदर आई तो माँ होने के नाते मैं ही तुम्हें सबसे पहले हरा के भगाऊंगी। और हिमारी को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, खासकर अपने ही फैमिली वालों से। तो वो मान जाती
बताती है फैमिली गैदरिंग अंदर आने के लिए। खैर इसके बाद वो सभी लोग आजुमा फैमिली गैदरिंग के बारे में बात करने लगते हैं और तेनका उन लोगों को बताती है कि आजुमा फैमिली डीमन डिफेंस फोर्स के साथ लंबे टाइम से जुड़ी हुई है, खासकर आजुमा फैमिली की हेड तोवेरा भी, जो कि यहाँ पे पहले की सुप्रीम कमांडर हुआ करती थी। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें इतना सब कैसे पता आजुमा फैमिली के बारे में, जिस पे तेनका आगे से कहती है आजुमा से। वह पे तेनका युकी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, जिस पे युकी आगे से बताता है कि वो पूरी तरीके से एकदम मस्त है। फुबुकी की मसाज के बाद में वो तो और भी मसाज चाहता है, लेकिन फुबुकी है नहीं, जिस पे तेनका और बाकी सभी लोगों के ऊपर चढ़ाई कर जाते हैं। ये कहते हुए कि हम कर देते हैं ना, हमें भी आता है सब कुछ, तुम बस हुक्म तो करो। लेकिन हम लोग हिमारी को देखते हैं, वो थोड़ा सा टेंशन में थी अपनी फैमिली गैदरिंग को लेके। पता चले किसी ने जमीन की बात कर दी कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, लड़ाई हो जाए वहीं पे ही। आजुमा फैमिली गैदरिंग से पहले हमारी मुलाकात आजुमा फैमिली से हो जाती है, जहाँ पे हम लोग आजुमा फैमिली की अबे के हेड को देखते हैं, जो कि यहाँ पे तोवेरा ही थी। बाय द वे ये हिमारी और आजुमा की ग्रैंड मदर है। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। जिसके बाद हम लोग माया से मिलते हैं, जो कि यहाँ पे 9th स्क्वाड्रन की सेकंड कमांडेंट है, और ये शायद से हिमारी की बड़ी बहन हो सकती है या फिर आंट भी। जिसके बाद हम लोग हमारे नाम के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं। ये भी आजुमा फैमिली से है, लेकिन ये किसी और ब्रांच से है। वो या फिर चाचा की बेटी हो सकती है इस हिसाब से। वो भी ये सभी लोग हिमारी को हल्के में ले रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि हिमारी किसी काम की नहीं है। वही पे जो तोवेरा थी वो यहाँ पे 50-50 थी, यहाँ पे हमारे से उम्मीद भी थी और शिकायत भी। बाय द वे आजुमा परिवार के अंदर एक नियम चलता है, जिस पे ही सब कुछ कायम है। आजुमा फैमिली के अंदर कमजोरों की कोई जगह नहीं है। वही पे तोवेरा की जो एबिलिटी है वो शायद से यहाँ पे लाइफ स्पैम से रिलेटेड है। जिसके बाद हम लोग अपनी गैंग को देखते हैं, जो कि आजुमा फैमिली के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे हिमारी अंदर नहीं जाना चाहती थी। तो आजुमा उसे कहती है कि मेरा हाथ पकड़ सकते हो। हिमारी तो मना कर देती है, लेकिन तोवेरा जरूर हाथ पकड़ लेती है और वो उन लोगों को अपनी फैमिली के अंदर वेलकम करती है। हालांकि तोवेरा यहाँ पे सिर्फ आजुमा से चिपक रही थी, हिमारी को वो इग्नोर मार रही थी, और वो हिमारी से यही कहती है कि या तो स्ट्रॉन्ग बनो या फिर डीमन डिफेंस फोर्स छोड़ दो, हमारी फैमिली का नाम ना खराब करो। लेकिन क्यों हिमारी को सपोर्ट करती है, ये कहते हुए ये स्ट्रॉन्ग है। वो पेतेन का तोवेरा के लिए यहाँ पे मिठाई लेके आई थी, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओल्ड फैशन जो है, वो युको को पता नहीं था कि तोवेरा यहाँ पे ग्रैंड मदर है, तो वो पूछता है ये कौन है, तो क्यों उसे बताती है कि ये सबकी माँ है, तुम्हारी भी। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ये लोग जब अंदर पहुंचते तो फिर यहाँ पे दोनों फैमिलीज आ गई थी, मेन फैमिली और साथ ही में ब्रांच फैमिली। युकी पूछता है कि ये सभी लोग डीमन डिफेंस के अंदर हैं क्या, तो तेनका बताते हैं कि इनमें से सिर्फ 5 ही हैं। तो बाकी जानकारी यहाँ पे तोवेरा खुद ही देती है, ये बताते हुए कि उनकी फैमिली यहाँ पे हर तरफ से फैली हुई है, ताकि मैं और सारा को वो दोनों यहाँ पे उन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनमें एबिलिटीज रिलेटेड रहती हैं, यानी कि सुपरनैचुरल फैक्टर। खैर इसके बाद तोवेरा यहाँ पे एक पोर्टल को दिखाती है और उन लोगों को बताती है कि वो लोग यहाँ पे दूसरे डायमेंशन के अंदर जाएंगे फाइट करने के लिए, और जो भी वहाँ पे सभी को हरा देगा वो यहाँ पे आजुमा फैमिली का नेक्स्ट हेड बनेगा, यानी कि इन लोगों को बैटल रॉयल करना है, चिकन डिनर। वो भी हो मेरा हिमारी को दोबारा बुली करने लगती है, क्योंकि वो बचपन में हिमारी को बुली किया करती थी और हिमारी रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती थी। वह पे आजुमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हिमारी की सबसे ज्यादा चिंता करती है, लेकिन हिमारी अब पहले वाली हिमारी नहीं थी, इसलिए वो हमेरा को यहाँ पे बता देती है कि वो उसका पानी निकाल देगी। इसके बाद वो सभी लोग दूसरे डायमेंशन के अंदर जाने लगते हैं बैटल रॉयल के लिए, और हिमारी अपने साथ युकी को लेके जा रही थी। ये लोग जैसे ही दूसरे आइलैंड के ऊपर यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं, तो फिर ताकिमी और उसकी दोनों बहनें यहाँ पे फुबुकी को टारगेट करते हैं, ये कहते हुए कि वो उसे हराएंगे। फुबुकी और उसकी एक बहन यहाँ पे उसे सामने से टारगेट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने स्नाइपर भी सेट करके रखा हुआ था। वहीं पे हम लोग हिमारी और युकी को देखते हैं, जो कि अलग जगह पे आ गए थे। वहीं पे हिमारी युकी को बताती है कि उन्हें यह पक्का नहीं पता है कि इस जगह पे युकी की चोटें हील होंगी या नहीं होंगी, इसलिए उन लोगों को मार खाना अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन युकी पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो लोग इस पूरे बैटल रॉयल को यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, और उसके कॉन्फिडेंट को देख के हिमारी भी कॉन्फिडेंट हो जाती है। हालांकि जब वो रिवॉर्ड के बारे में सोचती है तो उसका माथा गर्म हो जाता है शर्म की वजह से। तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता है, जो और कोई नहीं हमारे थे, और वो इन्हीं को ही ढूंढ रही थी। क्योंकि ये भी ब्रांच फैमिली से आती है, तो वो हिमारी का इस्तेमाल यहाँ पे चारे की तरीके कर सकती है। क्योंकि जैसे ही हमारे को देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे स्पीड की मदद से उसे डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यहाँ पे यूज कर रही थी, और उसकी एबिलिटी यहाँ पे पाइथन थी, एक तरीके से कोडिंग। वो अपने एक्शंस यानी कि अटैक वटैक को डेटा के अंदर ट्रांसफर कर देती है, और उसी हिसाब से उसकी बॉडी यहाँ पे मूव करती है। क्योंकि उसके सभी अटैक्स को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा था, तभी हिमारी गन से उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन हमारे उन्हें भी डॉज कर लेती है स्पीड की मदद से। तो युकी आगे से एक और मूव का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम ब्रांड ब्रेक था, और कुछ सेकंड्स के लिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे उस अटैक को भी यहाँ पे इजीली डॉज कर लेती है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है, लेकिन युकी उसको भी डिफ्लेक्ट कर लेता है। हमारे अपनी प्रोग्रामिंग की मदद से अपनी बॉडी को एनहांस कर सकती है, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी। इस एबिलिटी को तुम ओपी ना समझ लेना, क्योंकि सिंपल सा रूल है, 1 लीटर की बोतल के अंदर तुम 2 लीटर पानी नहीं भर पाओगे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे अपना चेकमेट मूव प्रोग्राम करती है, और युकी के ऊपर पहला हमला करती है, जिससे वो यहाँ पे युकी और हिमारी को अलग कर देती है, और युकी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो दोबारा हिमारी को यहाँ पे उंगल करने लगती है, उसे ताना मारते हुए। तो हिमारी उससे कहती है कि वो भी पीछे नहीं हटेगी। जिसके बाद युकी को बुलाती है, तो युकी यहाँ पे एक खास मूव यूज करने वाला था। दरअसल वो अपनी बॉडी को यहाँ पे इवॉल्व
कर सकता है, जिसका नाम हेवन वार्ड था। जिसके बाद हम लोग फुबुकी की साइड को देखते हैं, जहाँ पे उसने अकेले ही ताकेमी को ढेर कर दिया था। साथ ही में उनकी तीसरी बहन को भी हरा दिया गया था, क्योंकि माया फुबुकी की साइड पे थी। जिसके बाद वो दोनों हमारे के पीछे जाने वाले थे, उतने में ही उन्हें यहाँ पे युकी की एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद हम लोग युकी को देखते हैं, जो कि इवॉल्व हो गया था, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी पावर को यहाँ पे दुगना कर सकता है। क्योंकि ने भी हेवन वार्ड का महसूस किया था, लेकिन वो उस टाइम पे पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाया था। हालांकि क्योंकि युकी को इवॉल्व करता हुआ देख के खुश थी। हमारे को भी यही लगता है कि युकी ने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बफ लिया है, कुछ ही देर में वो फुस हो जाएगा, इसलिए वो अपनी दूरी बना लेती है। लेकिन युकी पलक झपकते ही उसके पास आता है और उसके ऊपर किक मार देता है, तो हमारे जल्दी से प्रोग्राम करती है और उसके ऊपर यहाँ पे नाइफ से हमला करती है। लेकिन युकी की स्पीड दुगनी हो गई थी, इसलिए वो इजिली यहाँ पे उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था। जिसके बाद युकी अचानक से हमारे के ऊपर फिनिशिंग मूव मारता है और उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। लेकिन हमारे अभी भी हारी नहीं थी, वो यहाँ पे फिजिकल फाइट करना चाहती थी, यानी कि मुक्केबाजी। हिमारी उसके चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। वो पे हिमारी को लग रहा था कि युकी की भी ना वो हिमारी को कच्चा चबा जाएगी, लेकिन जब मुक्केबाजी शुरू होती है तो हिमारी उल्टा हमारे को धोती जा रही थी, वो भी अपनी सारी पुरानी बेइज्जती याद करते हुए, जिससे हिमारी पुराना बदला और ये फाइट दोनों जीत जाती है। अब युकी को इस्तेमाल किया गया था, तो फिर रिवॉर्ड भी तो देना पड़ेगा, इसीलिए वो दोनों कोपचे में जाते हैं और अपना रिवॉर्ड शुरू करते हैं। और ये वाला रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही अश्लील है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। इन्हें यहाँ पे किस करना था, वो भी जीप का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि ये लगे पड़े थे, इन्हें कोई शर्म हया नहीं है। लेकिन तभी फुबू के बीच में एंट्री मारती, जिसको देख के ये दोनों घबरा जाते हैं कि तुम क्यों आ गई। लेकिन फुबू की कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव थी, वो उन लोगों से कहती है लगे रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो हिमारी को यहाँ पे सपोर्ट करती है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होके यहाँ पे थंडर गॉड्स के कोपचे पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग ज़ोरियो और शिकोकू को देखते हैं। और इतने समय शिकोकू का चल रहा था यहाँ पे ब्यूटी पार्लर सेशन। उसके हेयर स्टाइल को यहाँ पे मन मर्जी के मुताबिक चेंज किया जा रहा था, जो इनकी नई मेंबर कर रही थी, जिसका नाम कुसेत्सु था। बाय द वे कुसेत्सु उसी अंडे से निकली है, जिसको यहाँ पे कोको और यूना को एब्जॉर्ब करने के लिए दिया गया था। वहाँ पे शिकोकू सुसु के हाथों मार खा के आई थी, इसीलिए वो ज़ोरियो और रायरन को बता रही थी कि यहाँ पे ह्यूमंस अपने इमोशन के ऊपर अपनी एबिलिटी को बढ़ा चढ़ा सकते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखना, ताकि दोबारा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो हम लोगों के लिए। गॉड से भाई और आप मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो पे जो कुसेत्सु थी, वो यहाँ पे जिन भी लोगों को एब्जॉर्ब करती थी, तो वो उनकी एबिलिटीज को तो हासिल करती ही थी, साथ ही में उनकी पर्सनैलिटी भी कर लेती थी, इसलिए काफी ज्यादा चंचल टाइप में थी। तो राइनर उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है, तो कुसेत्सु का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी फॉर्म को चेंज करके उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से लात मारती है और वो दूर जाके गिरता है। दरअसल वो अपनी फॉर्म को भी चेंज कर सकती थी और फॉर्म के चेंज होने के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंटेन होती रहती है। शिकोकू उसे कहती है कि थोड़ा सा थम के रहो बच्चा, हम लोग गॉड से हमें मेंटेन रखना पड़ता है अपने ऑरा को। तो कुसेत्सु आगे से कहती है कि वो अकेले यहाँ पे डीमन डिफेंस फोर्स को निपटा सकती है, जिसके बाद वो हंसने लगती है और वो तीनों उसको देख के हैरान थे कि ये किसको पैदा कर दिया हमने, क्या हम इसको हैंडल भी कर पाएंगे। जिसके बाद शिफ्ट के दोबारा इन दोनों पे आता है और जो दोनों लगे पड़े थे, तभी फुबू को इन पे धप्पा मार देती है। लेकिन वो इन्हें डांटने की जगह पे वो उन्हें बताती है कि अच्छे से करो, अगर किस करना हो तो और अच्छे से करो, अगर सोना है तो और भी अच्छे से करो। और इतना सब कहते हुए फुबू की यहाँ पे युगी का जो रिवॉर्ड था उसको डबल कर रही थी। जलन नाम की भी तो कोई चीज है, तो हिमारी कैसे पीछे रहे। जिसके बाद वो भी यहाँ पे युगी को फुल रिवॉर्ड देती है। जिसके बाद हम लोग तोबेरा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ब्रांच फैमिली को साइड में डाल देती है, क्योंकि इनका काम हो गया था, अब मेन डिश की बारी थी। और उतने में हम लोग फुबुकी और हिमारी को आमने सामने देखते हैं और फुबुकी ने हिमारी से साफ बोला था कि वो यहाँ पे उसकी ताकत को टेस्ट करना चाहती है। और इतना कहने के बाद में फुबुकी यहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालती है, जो कि उसकी एबिलिटी का हिस्सा है। फुबुकी की एबिलिटी का नाम सोल पियर्सिंग लेंस है, जहाँ पे वो सूरज की रोशनी को एनर्जी के तरीके यूज करते अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और स्पीयर को तो वो वेपन के तरीके यूज करती है। यानी कि फुबुकी सीरियस है, जिसपे हिमारी और युकी भी अपनी पावरफुल फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि हेवन वार्ड, और उसके साथ में यहाँ पे फुबुकी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन फुबुकी की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, वो अकेले यहाँ पे युकी को हैंडल कर ले रही थी। कहता है कि युकी भी उसकी स्पीड को देख के हैरान था, जबकि ये इतने समय हेवन वार्ड फॉर्म के अंदर है, जहाँ पे इसकी स्पीड डबल हो जाती है। हिमारी की जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे स्पीड के ऊपर ही बेस्ड रहती है। स्टिल फुबुकी यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, इतनी ताकत है उसके पास में। और युकी का एक सेकंड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटकता है और उतने में फुबुकी उसके ऊपर स्पीयर से इतनी तगड़ी स्ट्राइक मारती है कि युकी उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। हालांकि फुबुकी ने उसे यहाँ पे चट्टान में लगने से पहले ही रोक लिया था, लेकिन वो हिमारी को इतना ही बताती है कि युकी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस फॉर्म के अंदर कि वो यहाँ पे उसके साथ फाइट कर सके। इसके बाद वो हिमारी से पूछती है कि उसके पास इतनी ही ताकत है क्या वो दोबारा किसी और को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए देगी, और अगर वो युकी का इस्तेमाल यहाँ पे फाइट करने के लिए करती है तो ये सिर्फ क्योका का एहसान है और कुछ भी नहीं। तो फिर हिमारी को यहाँ पे खुद की एबिलिटी यूज करनी पड़ती है, और हिमारी की जो एबिलिटी है वो कोई कॉपी बेस्ड एबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास किसी एबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि क्योका, तो वो उसकी एबिलिटी को यहाँ पे मिमिक कर सकती है, इसीलिए उसे यहाँ पे उधारी की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्योका की एबिलिटी को मिमिक करके यहाँ पे युकी को राइड करती है। इसलिए हिमारी फुबुकी के साथ फाइट करने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज करती है, और वो अपने हाथों को मिसाइल्स के अंदर चेंज करके फुबुकी के ऊपर हमला करती है। लेकिन फुबुकी एक ही स्ट्राइक में उन सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और हिमारी को बताती है कि उसने सिर्फ अपनी 10% पावर का यूज किया है। और वो उससे कहती है अगर वो यहाँ पे सेकंड इन कमांड है तो फिर उसे कम से कम उसकी 30% पावर को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। वो पे आजुमा जब हिमारी को परेशानी में देखती है कि उसकी मदर
यहाँ पे उसे धो रही है, लेकिन तभी माया बीच में आ जाती है जो कि आजुमा को रोक लेती है, क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे हिमारी के लिए ही कर रहे थे। हिमारी को यहाँ पे जैसे ही मौका मिलता है तो वो स्पीयर को ब्लॉक करके यहाँ पे फुबुकी के ऊपर पंचेस की बरसात कर देती है, लेकिन फुबुकी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी और जो डिफेंस था वो यहाँ पे स्पीयर की वजह से हाई हो गया था, इसलिए नॉर्मल पंचेस उसके ऊपर किसी भी काम के नहीं थे। तो हिमारी फुबुकी के ऊपर एबिलिटी यूज करती है, लेकिन फुबुकी पलक झपकते स्पीयर को आजाद करके उसे ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो हिमारी के ऊपर तगड़े स्ट्राइक मारते तो हिमारी दूर जाके गिरती है और वो बेहद घायल हो गई थी, जिसको देख के फुबुकी यहाँ पे लाइन क्रॉस कर देती है। क्योंकि हिमारी इतना ही हैंडल नहीं कर पा रही है तो फिर यहाँ पे जो 6 स्क्वाड की कमांडर क्योका है वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है मजाक के अलावा। बेसिकली जब टीम ही कमजोर है तो फिर लीडर कमजोर होगा ही ना, और ये वाली बात हिमारी को चूक जाती है। इसके बाद हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जब हिमारी ने यहाँ पे तब क्योका ने हिमारी को यहाँ पे सेकंड इन कमांड के तौर पर रिक्रूट किया था, जिससे हिमारी काफी ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उसे हमें हमेशा नीचा दिखाया गया था और कमजोर समझा गया था आजुमा फैमिली के अंदर। इसलिए क्योका के चूज करने पे वो रोने लगती है खुशी के मारे, जिसपे तो क्योका के भी आंसू निकल जाते हैं क्योंकि उसकी भी एबिलिटी को हल्के में लिया जाता है। तो क्योका उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि उसने ये जॉब यहाँ पे अपनी मेहनत से कमाई है। और जैसा कि सिकोको ने हमें अभी ही बताया था कि ह्यूमंस की जो एबिलिटी है वो उनके इमोशन से इफेक्ट करती है, इसलिए हिमारी की रेज की वजह से उसकी जो एबिलिटी थी अब वो यहाँ पे बूस्ट हो गई थी। और वो अपनी मदर से कहती है कि अपने शब्द वापस लो। फुबुकी उससे कहती है कि मैंने वो शब्द इसलिए बोले क्योंकि तुम कमजोर हो, अगर चाहते हो कि मैं वापस लूं तो फिर मुझे मजबूर करो। तो फिर हिमारी सबसे पहले इजो की एबिलिटी यूज करती है और वहाँ पे टॉर्नेडो से हमला करती है। फुबुकी जब तक उसे संभलती उतने में ही यहाँ पे हिमारी तनका की एबिलिटी यूज करते हुए उसके पीछे आती है और उसके ऊपर हुमेरा की एबिलिटी यूज करते हुए लगातार हमले करने लगती है। हिमारी ने अभी तक जो भी एबिलिटी यूज की वो पूरी 100% फॉर्म में नहीं है, वो सिर्फ 10% है, लेकिन इसके बावजूद काम चलाऊ है। क्योंकि जब हिमारी यहाँ पे आजुमा का गोल्डन आवर यूज करती है तो वो सिर्फ 2 ही सेकंड के लिए एक्टिवेट हुआ था, लेकिन उतना ही काफी था हिमारी को यहाँ पे फुबुकी के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक मारने को। स्ट्राइक को लेने के बाद में फुबुकी पीछे खिसक जाती है और हिमारी उसे दोबारा कहती है अपने शब्द वापस लेने के लिए, और फुबुकी यहाँ पे अपने शब्द वापस ले लेती है, लेकिन वो उसे दोबारा कहती है कि पूरी ताकत से हमला करो। तो हिमारी उसके ऊपर यहाँ पे हमला करती है और वो उसे साफ बता देती है कि उसकी कमांडर सबसे बेस्ट है। पर इतना कहने के बाद में हिमारी अपनी लिमिट पे आ गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसने फुबुकी को यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया था अपना पोटेंशियल दिखा के। और ये बात माया यहाँ पे आजुमा को बताती है कि वो लोग यहाँ पे हिमारी की मदद ही करना चाहते हैं। जिसके बाद इनका बैटल रॉयल यहाँ पे खत्म हो जाता है और फुबुकी यहाँ पे नेक्स्ट हेड बनती है आजुमा फैमिली की। जिसके बाद हम लोग दोबारा सिकोको और जोरियो को देखते हैं जो कि स्ट्रीट फाइटर खेल रहे थे। रारन उन लोगों से कहता भी है कि कुछ काम धंधा कर लो यार, जिसपे सिकोको एकदम मस्त बहाना देती है ये कहते हुए अगर वो लोग इंसानों के बारे में जानेंगे नहीं तो फिर उन्हें हराएंगे कैसे। उतने में हम लोग कोसेत्सु को देखते हैं जो कि यूनो की एबिलिटी यूज कर रही थी और वो जोरियो के अंदर घुसी हुई थी। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसे भूख लगी है और उसे यहाँ पे तीसरे पर्सन को कंज्यूम करना है, लेकिन वो इस बार शर्त भी रखती है कि इस बार थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए, कोई अगली वगली नहीं चाहिए उसको। जिसके लिए सुकोको के पास में एक बढ़िया प्लान था। खैर इसके बाद हम लोग दोबारा अपनी गैंग पे आ जाते हैं और हिमारी दोबारा अपनी इस एबिलिटी का यूज नहीं कर पा रही थी, तो क्योंकि उसे बताती है कि वो लोग इसको भी किसी न तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वो पे तो आप यहाँ पे हिमारी से खुश हो गई थी, इसलिए वो हिमारी से कहती है कि जल्दी से शादी कर लो और हमारे लिए कई सारे आजुमा बाहर निकालो, यानी कि बच्चे। और वो युगी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि चाहिए तो इसे भाड़े पे ले जाओ। जिसके बाद वो युगी को फोर्स करने लगती है और बड़बड़ाने लगती है। इस पे जो ब्रांच फैमिली थी वो आगे से ये कहती है कि ये बुढ़िया जब भी बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बाजी पलट गई थी क्योंकि अब यहाँ पे फुबू की हेड थी, इसलिए वो अपनी ही मदर से कहती है कि अपना फालतू मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो फैमिली की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सभी को यहाँ पे बताती है। पहले तो वेरा ने यहाँ पे फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस सिस्टम से यहाँ पे हेड को चूज करती है और जिस सिस्टम यहाँ पे चलाती है, यानी कि वही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा, उसकी वजह से फैमिली में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है और आपसी रंजिश बनी रहती है। और ऊपर से जो वो यहाँ पे लड़कियों की तरीके स्कूल ड्रेस पहन के घूमती है वो भी बंद करो। जिसपे तोवेरा उसे कहती है कि तुम क्या बोल रही तुम्हें पता भी है। जिसके बाद वो फुबुकी के ऊपर हमला करती है, लेकिन फुबुकी तोवेरा को एक ही बार में धर दबोचती है और उसका पानी निकाल देती है। और वो तोवेरा से साफ कहती है कि अब उसका कहना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फैमिली उसके हिसाब से चलेगी क्योंकि वो फैमिली हेड है। शुरुआत में लगता है कि तोवेरा फाइट करेगी, लेकिन वो यहाँ पे फुबुकी से खुश थी क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए वो भी उसे परमिशन दे देती है कि उसके मन में जो है वो करे फैमिली के साथ में। जिसके बाद फुबुकी सभी लोगों से माफी मांगती है इस तरीके से बर्ताव करने के लिए, खासकर क्योका से उसकी बेइज्जती करने के लिए। और वो ब्रांच फैमिली से कहती है कि तुम लोग मेरे घर में आकर रहोगे अब से। और इसी के साथ चेन सोल्जर की यहाँ पे जो 6 एपिसोड थे वो खत्म होते हैं। अभी और 6 एपिसोड आना बाकी है, तो वो जब आएंगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए बाय बाय।